नमस्कार दोस्तों, संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, काउंटडाउन चल रहा है। एक एक दिन आप सब पर भारी पड़ने वाला है क्योंकि समय बहुत कम है। रणनीति तैयार करनी पड़ेगी एमपी कांस्टेबल 2023 के लिए। जो सबसे बेहतर कम समय में रणनीति तैयार करेगा, सभी सब्जेक्टों का बहुत अच्छी तरीके से रिवीजन करेगा, वही इस एग्ज़ाम को क्रैक कर पाएगा। ये पहली क्लास मैंने आप लोगों को पहले पढ़ा दी है, ये दूसरी क्लास है और ये जो सेशन चलेगा, ये जो क्लासेस चलेंगी, ये लगातार कंटिन्यू चलेंगी। तो संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि जब भी क्लासेस ऑनलाइन होगी नोटिफिकेशन आप लोगों को आ जाया करेगा। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। देखो, इसके अलावा आप लोगों को एक बात बताने वाला हूँ कि ये सारी क्लासेस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है और बेहतर से बेहतर क्वालिटी आप लोगों को और क्वांटिटी दोनों यहाँ पर मिलेगी। अच्छे नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी। बस एक काम आप लोगों को करना है, बहुत शानदार तरीके से दिल खोलकर क्लासेस को पूरा देखना है। कंटेंट पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा। मैंने कल भी आप लोगों से ये कहा था कि मैं बेहतर क्वालिटी के लेवल वाले स्तर वाले क्वेश्चन आप लोगों को करवाऊंगा। ये सारे प्रश्न आप लोगों के पीवाईक्यू हैं जो पुरानी एग्जामों में अभी पूछे गए थे, चाहे वो पटवारी की एग्जाम हो और लेटेस्ट हैं सारे, चाहे वो जेल प्रेरी वन रक्षक वाले हों, सभी का एक बंच बनाकर आप लोगों को प्रोवाइड किया जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिखा हुआ है कि माई की बगिया आम और केलों का एक बाग मध्य प्रदेश के किस जगह पर है। चलिए लगाइए क्वेश्चन। सरल क्वेश्चन है। अगर आप इसकी पहली लाइन पढ़ोगे, आप पहला जो पॉइंट पढ़ोगे कि माई की बगिया, उसी से आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। बाकी ये जो लिखा हुआ है आम और केले का एक बाग एमपी के किस जगह पर है, या आप उससे कोरिलेट आराम से कर सकते हो। तो लगाइए क्वेश्चन का आंसर। दोस्तों, जीके के क्वेश्चन में आंसर लगाने में आप समय लगना नहीं चाहिए। आता है तो लगाइए, नहीं आता है तो एग्जाम में अगर हम इसको रिव्यू में रख सकते हैं, जब समय मिलेगा तो हम उसको देखेंगे। तो इसका जो आंसर है मेरे दोस्त, इसका आंसर है अमरकंटक। इसका क्या आंसर है? अमरकंटक। देखिए, और अमरकंटक एक बहुत फेमस जगह है हमारे मध्य प्रदेश के अंतर्गत। तो माई की बगिया जो है वह अमरकंटक के अंतर्गत आती है और अमरकंटक जो पड़ता है अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पड़ता है। अमरकंटक से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। अमरकंटक से इसलिए क्वेश्चन बनते हैं क्योंकि हमारी जो नर्मदा नदी है वो भी अमरकंटक से निकलती है। देखिए, मैं आप लोगों को थोड़ा सा मैप बनाकर बताता हूँ यहाँ पर, और आप लोगों को पता चलेगा कि भाई जो हमारा अमरकंटक है वहाँ से कौन कौन सी नदियाँ निकलती हैं, है ना। एक मैप बना देता हूँ मैं आप लोगों के लिए। मैप से देखो चीज़ें हम सीखेंगे ना तो बहुत अच्छी तरीके से हम चीज़ें सीख सकते हैं। आपका अमरकंटक पड़ता है दोस्तों यहाँ पर। अमरकंटक एक ऐसी जगह है जहां से 3 नदियों का उद्गम स्थल होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं नर्मदा नदी की। तो नर्मदा नदी जो है कुछ इस तरीके से यहाँ से निकलती है। और आप लोगों को पता है जो नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी जो है अगर हम बात करें तो ये पश्चिम की तरफ बहती है। ठीक है, याद रखना कि ये आप लोगों का क्या है, ये पूर्व है और ये आप लोगों को ये पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित होती है। हम नर्मदा नदी की बात करते हैं तो पश्चिम दिशा की ओर ये प्रवाहित होती है। हम देखते हैं नर्मदा नदी की जो लंबाई है वो टोटल लंबाई है 1312 किलोमीटर में बहती है ये, और मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर ये बहती है। कब बहती है? 1077 किलोमीटर बहती है। नर्मदा नदी एक ऐसी नदी है जिसे मध्य प्रदेश में जीवित नदी का दर्जा दिया गया है। क्या दिया गया है? जीवित नदी का दर्जा दिया गया है। मतलब कि अगर कोई भी व्यक्ति इसके जल को गंदा करता है या इसमें कूड़ा करकट फेंकता है तो उस पर वही कार्रवाई की जाएगी जो एक व्यक्ति के खिलाफ की जाती है, मतलब कि जो है अपराध करने पर, ये अपराध माना जाएगा। तो इसे जीवित नदी का भी दर्जा दिया गया है। नर्मदा नदी की हम और बात करते हैं तो नर्मदा नदी जो है हम बात करते हैं 3 स्टेटों में बहती है। सबसे पहले हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, प्लस हम बात करते हैं गुजरात की। तो गुजरात में भी बहती है और ये महाराष्ट्र में भी बहती है ना, ये महाराष्ट्र में भी बहती है। तो ये 3 राज्यों से होकर बहती है। खुशियों की नदी से कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खुशियों की नदी कहा जाता है। ये भी एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। खुशियों की नदी से कहा जाता है। जीवित इकाई का इसको दर्जा दिया गया है। 1312 किलोमीटर में ये पूरी बहती है, लेंथ इसकी है, और 1077 एमपी में बहती है ना। तो कैसे बहती है? ये पश्चिम की तरफ आप लोगों की बहती है। अमरकंटक एक ऐसा स्थान है जहां से 3 नदियों का उद्गम स्थल है। एक सोन नदी है। सोन नदी की जो लंबाई है वो 780 किलोमीटर के लगभग है, और यहाँ से एक जोहिला नदी भी निकलती है। तो 3 नदियां जो हैं आप लोगों की इससे निकलती हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को देखो कितने सारे फैक्ट मैंने कवर करवाए हैं अमरकंटक डिस्ट्रिक्ट से। और माई की बगिया जो है आंसर क्या है आप लोगों का? अमरकंटक डिस्ट्रिक्ट में ही है। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बताएं भैया। वीर सिंह देव महल 1614 पूरी तरीके से निर्मित है। वीर सिंह देव महल
जो है 1614 में पूरी तरह से पत्थरों से निर्मित, इसमें थोड़ा सा करेक्शन कर लेना, पत्थरों से निर्मित, पत्थरों से निर्मित कितने मंजिला है? वीर सिंह देव महल 1614 में पूरी तरह से पत्थरों से निर्मित महल जो है कितना मंजिला है? याद रखना इसको। चलाओ लगाओ, ये कितना मंजिला है ये पूछा गया था और इसके बारे में मैं आप लोगों को बहुत सारी की पॉइंट बताने वाला हूं। आप इसका आंसर फटाफट लगाइए, फटाफट लगाओ भाई इसका आंसर। और ऐसे आंसर लगाओ आप कि भैया दूसरे का ए है, तीसरे का बी है, चौथे का सी है, ऐसा आंसर लगाना है आपको नंबर डाल के। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी हम लोगों को। फटाफट लगाएं, फटाफट 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 लगाएं। तो देखो इसका जो आंसर है भाई, इसका आंसर है 7 मंजिला। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन व्यापम बना रहा है, डीप क्वेश्चन पूछ रहा है। इसके की पॉइंट पर हम बात करते हैं, इसके की पॉइंट के बारे में आप लोगों को बताता हूं मैं। आप देखिएगा इसके की पॉइंट कौन कौन से हैं। देखो वीर सिंह देव महल एक 7 मंजिला महल है, 7 मंजिला महल है जिसे राजा वीर सिंह देव ने बनवाया था। किसने बनवाया था? राजा वीर सिंह देव ने बनवाया था। 1614 में बनवाया था, पूरी तरीके से पत्थरों से निर्मित है। ये दतिया महल, जिसे वीर सिंह महल या वीर सिंह देव महल के नाम से भी जाना जाता है, मध्य प्रदेश के ग्वालियर से लगभग 75 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। महल की खासियत यह है कि इसमें 7 मंजिला है और यह महल में शाही परिवार का कोई भी सदस्य नहीं रहता था। बुंदेलखंड में दतिया राज्य के संस्थापक महाराजा वीर सिंह देव ने पूरे देश में ऐसे 52 स्मारक बनवाए थे। दतिया महल को सतखंड महल और पुराना महल या ओल्ड पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। तो याद रखना, ये कुछ की पॉइंट है जो मैंने आप लोगों को बताए हैं। 1614 में बनवाया गया था, वीर सिंह देव द्वारा बनवाया गया था, पूरी तरीके से पत्थर से निर्मित है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कान्हा टाइगर रिजर्व के हरे भरे जंगल प्रमुख रूप से बने हैं। क्वेश्चन आप लोगों से घुमा के पूछा गया है। इसमें कहने का मतलब यह है कि इसमें जो हरे भरे जो जंगल है उसमें प्रमुख रूप से कौन से वृक्ष पाए जाते हैं। एग्जामिनर आप लोगों से ये पूछना चाह रहा है। तो चलो लगाओ क्वेश्चन बेटा, इसका क्वेश्चन लगाइए आप लोग, फटाफट लगाएं। बरगद है, नीम है, सुंदरी है, साल है। 4 ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिले हैं। ए पे बरगद है, बी पे नीम है, 3 पे सुंदरी है और डी पे आप लोगों का साल है। आप लोगों ने अगर पढ़ा होगा, देखो बहुत सारे क्वेश्चन, कान्हा टाइगर रिजर्व जो है नेशनल पार्क जो है आप लोगों का राष्ट्रीय उद्यान, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, हर एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए कान्हा टाइगर रिजर्व जो है आप लोगों को इसके बारे में सारी जानकारी होनी चाहिए ना। तो इसका जो आंसर है दोस्तों, फटाफट फटाफट लगाओ। इसका आंसर क्या है? इसका आंसर दिया है भैया लोगों ने, इसका आंसर दिया है भाई साल वृक्ष, इसका सही आंसर है। इसका क्या है? साल वृक्ष इसका सही आंसर है। कान्हा टाइगर रिजर्व की हम बात करते हैं, नेशनल पार्क की हम बात करते हैं। देखिए राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान, तो कान्हा टाइगर रिजर्व जो है राष्ट्रीय उद्यान जो है ये मंडला जिले के अंतर्गत आता है, प्लस बालाघाट, दोनों की सीमा पर है ना। जो आप लोगों का कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है ये मंडला और बालाघाट की सीमा पर आता है। थोड़ा सा मैप में मैं आप लोगों को लोकेशन बता देता हूं कि कहां आता है। देखिए ये मंडला पड़ता है और ये आपका बालाघाट पड़ता है। इसकी सीमा पर आप लोगों को कान्हा राष्ट्रीय उद्यान देखने को मिलेगा। ये एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों जिसकी स्थापना 1905 में की गई थी। भाई 1955 में इसमें राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था। 1974 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में सम्मिलित किया गया था। 1955 में राष्ट्रीय उद्यान बनाया गया था, 1974 में इसे टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल किया गया था। ये एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है कि जिसका शुभंकर इसने जारी किया है, पहला राष्ट्रीय उद्यान जिसने अपना शुभंकर जारी किया है, और शुभंकर का नाम है भूर सिंह, भूर सिंह दा बारासिंगा। और इसका शुभंकर तैयार किया था, किसने किया था? रोहन चक्रवर्ती ने। रोहन चक्रवर्ती द्वारा इनका लोगो तैयार किया गया था। इसमें बहुत सारे की पॉइंट्स आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। ये एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, सबसे बड़ा है, 940 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें बेडरी प्रजाति का बारहसिंगा इसके अंतर्गत पाया जाता है। बेडरी प्रजाति का बारहसिंगा इसके अंतर्गत पाया जाता है। अगर आप लोग देखोगे
बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, सारे क्वेश्चन सारे फैक्ट में कवर करवा देता हूँ। बेडरी प्रजाति का बारहसिंगा पाया जाता है। बारहसिंगा पाया जाता है, बेडरी प्रजाति का बारहसिंगा इसमें पाया जाता है। ये एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों जहां पर सनसेट पॉइंट, क्वेश्चन पूछा जाता है सनसेट पॉइंट कहां पर है। सनसेट पॉइंट भी इसमें पाया जाता है, जिसे बबनी दादर के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों जहां पर हम बात करें तो इसके अंतर्गत ऐसे और कई सारे की फैक्ट मैं आप लोगों को बताने वाला हूं। इसके अलावा हालो घाटी, बंजर घाटी पाई जाती है। हालो घाटी, बंजर घाटी भी कान्हा नेशनल पार्क के अंतर्गत पाई जाती है। सुपर्णा नदी, सुपर्णा नदी और बंजर नदी भी इसी राष्ट्रीय उद्यान से होकर बहती है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। पार्क इंटरप्रिटेशन योजना चलाई जा रही है वर्ल्ड बैंक की सहायता से। वर्ल्ड बैंक की सहायता से पार्क इंटरप्रिटेशन योजना, पार्क इंटरप्रिटेशन योजना भी इसमें चलाई जाती है। और भी बहुत सारे पॉइंट हैं जहां से क्वेश्चन आप लोगों की एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इतने सारे पॉइंट मैंने आप लोगों को बताए हैं कान्हा नेशनल पार्क के अंतर्गत। और अब इस क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो कान्हा टाइगर रिजर्व में हरे भरे जो है जंगल मुख्य रूप से कौन से पाए जाते हैं, तो इसका आंसर साल आप लोगों को लगाना है। इसके अलावा भी इससे संबंधित जो भी क्वेश्चन आएंगे वो मैंने आप लोगों को सारे के सारे बता दिए। चलिए आप बढ़ते हैं आगे वाले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, धुबेला महल कहां पर है? चलो लगाओ क्वेश्चन। धुबेला महल, धुबेला महल कहां पर है? फटाफट लगाइए। रीवा में है, बुरहानपुर में है, शाहजहांपुर में है, छतरपुर में है धुबेला महल। धुबेला महल, इसका आंसर दोस्त छतरपुर के अंतर्गत आता है। धुबेला महल छतरपुर के अंतर्गत आता है। अगर आपसे पूछेगा धुबेला महल कहाँ है तो छतरपुर है। अगर अपन बात करते हैं नौखंड महल, नौखंडा महल, ये आप लोगों का आता है चंदेरी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगर पूछा जाता है सतखंडा महल, तो सतखंडा महल है आप लोगों का दतिया में। अभी बताया था मैंने आप लोगों को। देखिए दोनों ही आप लोगों को याद रखना है। अगर आपसे पूछेगा गोंड किला, गोंड किला सतखंड ये कहां पर है, तो ये आपका मंडला के अंतर्गत आता है। ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कल भी बताया था। अब जब भी अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो हमें पता होना चाहिए कि कौन कौन से महल कहां पर हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। बुरहानपुर में अगर अपन बात करते हैं तो देखो ये बुरहानपुर जो ऑप्शन दिया, यहाँ पर अहीर राजा आसा द्वारा बनाया गया असीरगढ़ का किला आता है। असीरगढ़ का जो किला है आप लोगों का वो आता है, जिसे अहीर राजा आसा द्वारा बनवाया गया था, है ना। तो ये सारे के सारे फैक्ट मैंने आप लोगों को इस क्वेश्चन में कवर करवाए हैं। देखो क्वेश्चन एक ही है, लेकिन पढ़ाने का तरीका क्या है कि एक क्वेश्चन से आप लोगों को कम से कम 4 से 5 फैक्ट ऐसे निकल के आते हैं जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, जो क्वेश्चन से संबंधित रहते हैं। ऑप्शन पे भी मैं आप लोगों से बात करता हूँ कि भाई कौन से जिले में क्या खास बात है। इन ऑप्शन के जरिए हम सारी की सारी चीजें कवर करते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सारे के सारे पीवार के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कोविड-19 का 100% कर लेना, ये शार्ट लिखा हुआ है 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने वाली जो पंचायत है वह किस जिले में है। याद रखना कोविड-19 में 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने वाली पंचायत किस जिले से है। रीवा से है, टीकमगढ़ से है, महू से है या फिर शहडोल से है। लगाइए आंसर, लगाइए फटाफट लगाइए आंसर। देखो क्या होता है कि क्वेश्चन जो होते हैं ना वो पूछता बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं पूछता है, लेकिन क्वेश्चन को पूछने का तरीका थोड़ा सा बदल देता है वो, है ना। हमें वो चीज़ें ध्यान में रखनी है। और एग्ज़ाम में जब हम एग्ज़ाम देने जाते हैं तो क्या रहता है कि माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। जब हम कंप्यूटर पे जो है एग्ज़ाम देने के लिए बैठते हैं, एग्ज़ाम जब चालू होती है तो बंदा क्या डिप्रेशन में होता है। जो क्वेश्चन का आंसर उसे याद भी होता है ना, फिर भी वो भूल जाता है या फिर गलत टिक कर देता है। ऑप्शन ऐसे दिख जाते हैं कि यार वो जो है नीचे के ऑप्शन पढ़ते नहीं है, जबकि कन्फ्यूजन क्रिएट होने के कारण वो कोई दूसरा ही आंसर चूज कर लेता है। लेकिन हमें क्वेश्चन को बेहतर तरीके से पढ़ना है। एक बार में बेहतर तरीके से पढ़ोगे, सारे ऑप्शन पढ़ोगे तो आप क्वेश्चन को समझोगे, आंसर सही दोगे। जल्दबाजी में कोई भी क्वेश्चन का आंसर ना लगाएं, ये सबसे बढ़िया बात आप लोगों को मैंने बताई है। तो कोविड-19 में 100% टीकाकरण का लक्ष्य हासिल करने वाली जो पंचायत है वह शहडोल से आती है, शहडोल डिस्ट्रिक्ट से आती है। अगला क्वेश्चन
बड़ोह जैन मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? बड़ोह जैन मंदिर, ये जैनों का बहुत फेमस तीर्थ स्थान है दोस्त, बहुत फेमस तीर्थ स्थान है। बड़ोह जैन मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में आता है? चलिए लगाइए आंसर। पहला क्वेश्चन जो आप लोगों का ऑप्शन है वो है धार, दूसरा विदिशा है, तीसरा है आप लोगों का सागर, चौथा है रतलाम। आंसर लगाएं सभी लोग, सभी लोग आंसर लगाएं। धार है, विदिशा है, विदिशा है। चलिए इसका जो सही आंसर है वो है विदिशा। बड़ोह जैन मंदिर मध्य प्रदेश के किस जिले में है? विदिशा जिले में है। इसका सही आंसर है आप लोगों का विदिशा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मां शारदा देवी मंदिर कहां पर है? यह भी बहुत फेमस मंदिर है, इसके बारे में कई बार एग्जामों में पूछा गया है। लगाएं, पहला है पन्ना, दूसरा है सागर, तीसरा है निवाड़ी और चौथा है महर। मां शारदा देवी मंदिर बहुत फेमस है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों से कल भी चर्चा की थी, है ना, बताया था आप लोगों का महर के बारे में। महर जो है आप लोगों का सतना डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। तो मां शारदा देवी का जो मंदिर है दोस्तों वो महर के अंतर्गत आता है और महर आता है आपका सतना में, है ना, ये याद रखना आप लोगों को। मां शारदा देवी मंदिर महर सतना के अंतर्गत आता है ना, याद रखना है। चलो आगे बढ़ते हैं। नर्मदा घाटी प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर है? इंदौर में, जबलपुर में, भोपाल में, ग्वालियर में। नर्मदा घाटी का मुख्यालय, नर्मदा घाटी प्राधिकरण का मुख्यालय कहां पर है? लगाओ आंसर, फटाफट आंसर लगाएं भाई। नर्मदा घाटी प्राधिकरण का मुख्यालय इंदौर, भोपाल, जबलपुर या फिर ग्वालियर, कहां पर है? इसका सही आंसर है दोस्त भोपाल। नर्मदा घाटी प्राधिकरण का मुख्यालय भोपाल में। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस शहर को खेल स्नूकर की उपाधि का खिताब प्राप्त है? देखिए बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे के सारे आप लोगों के PYQ हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के जो है प्रश्न है ये सारे के सारे। और ये पिछली एग्जाम में, पटवारी की एग्जाम में ये पूछा गया था। मध्य प्रदेश शहर को खेल स्नूकर की उत्पत्ति का खिताब प्राप्त है, इसका आंसर बताना है आप लोगों को। फटाफट आंसर बताएं, क्या आंसर है इसका? फटाफट। जबलपुर, सतना, इंदौर और सागर। चलिए बहुत बढ़िया। चलिए इसका सही आंसर है दोस्त जबलपुर। अगला क्वेश्चन, रुचिर श्रीवास्तव का संबंध किस खेल से है? रुचिर श्रीवास्तव, कभी नाम सुना है इनका? रुचिर श्रीवास्तव किस खेल से संबंधित है? खेल से संबंधित वाला क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है। एक क्वेश्चन आप लोगों को हर एग्जाम में इसका देखने को मिलेगा कि भैया फलाना प्लेयर कौन से खेल से संबंधित है, ये आप लोगों से पूछा जाता है। जबकि रुचिर श्रीवास्तव जो है उनका संबंध मुक्केबाजी से, क्या है? मुक्केबाजी से इनका संबंध है। याद रखना, रुचिर श्रीवास्तव जो है मुक्केबाजी से संबंध है। वर्षा वर्मन का पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है वर्षा वर्मन का। वर्षा वर्मन जो है शूटिंग से संबंधित है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि वर्षा वर्मन किस खेल से संबंधित है, तो वर्षा वर्मन आप लोगों की शूटिंग से संबंधित है, ये भी आप लोगों को याद रखना है। बरहानपुर स्थान का नाम किस नाम से आया था, ये आप लोगों को याद रखना है कि कहाँ से आया। ये भी एक नया पैटर्न का क्वेश्चन है, एग्जामिनर पूछ रहा है इस क्वेश्चन को। और बरहानपुर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट जिला है, क्योंकि ये दक्षिण का प्रवेश द्वार है। इस जिले को, बुरहानपुर को हम दक्षिण का प्रवेश द्वार कहते हैं। दक्षिण का प्रवेश द्वार, ये एग्जामिनर में पूछा भी जाता है कि दक्षिण का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाता है? बरहानपुर को दक्षिण का प्रवेश द्वार बरहानपुर को कहा जाता है। इसमें पूछा गया है कि जो बरहानपुर जो नाम है, इस स्थान का नाम किस
जो है किसके नाम से आया है? नाविक के नाम पर इसका नाम रखा गया है, या संत के नाम पर रखा गया है, या राजा के नाम पर, या ब्रिटिश अधिकारी के नाम पर? तो ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिसके नाम पर बुरहानपुर का नाम रखा गया है? तो इसका सही आंसर आप लोगों को बताना है। ठीक है, लगाइए, फटाफट लगाइए। देखो, इसका जो आंसर है मेरे दोस्तों है वो है एक संत। एक संत के नाम पर बुरहानपुर का नाम रखा गया है। ठीक है, उस संत का नाम है जियाउद्दीन उस संत का नाम था बुरहान जियाउद्दीन। इन संत के नाम पर बुरहानपुर का नाम रखा गया है। ये याद रखना है आप लोगों का, जो है बुरहान जियाउद्दीन के नाम पर इसका नाम रखा गया है। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। बुरहानपुर को जैसे मैंने बताया कि दक्षिण का प्रवेश द्वार कहा जाता है। आप लोगों को पता होगा कि जो मुमताज है, मुमताज की कब्र भी यहीं पर है। ये पूछा जाता है, मुमताज की कब्र, ये भी आप लोगों का बुरहानपुर के अंतर्गत आता है। और अकबरी सराय, अकबरी सराय कहाँ पर है? तो अकबरी जब सराय पूछेगा तो ये भी आप लोगों का बुरहानपुर के अंतर्गत आती है। ठीक है, असीरगढ़ का किला, असीरगढ़ का किला आपसे पूछेगा तो ये भी बुरहानपुर के अंतर्गत आता है। मुमताज की कब्र पूछ ले, असीरगढ़ का किला पूछ ले, अकबरी सराय पूछ ले। एक जामा मस्जिद भी यहाँ पर आती है। जामा मस्जिद और भी कई जगह है, लेकिन एक जामा मस्जिद बुरहानपुर के अंतर्गत भी देखी जाती है। ठीक है, तो एक जामा मस्जिद बुरहानपुर में भी है। तो ये बुरहानपुर से संबंधित फैक्ट भी मैंने आप लोगों को बताएं। लेकिन संत का नाम आप लोगों को याद रखना है कि जियाउद्दीन बुरहान जो थे उनके नाम पर इनका नाम रखा गया, कि जो कि फेमस संत थे। आगे बढ़ते हैं। वर्षा बर्मन किस खेल से संबंधित है? अभी थोड़ी देर पहले मैंने आप लोगों को बताया कि वर्षा बर्मन वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। देखिए, यहाँ पर जो है वर्षा बर्मन वाला क्वेश्चन आया है और मैंने बताया कि ये शूटिंग से संबंधित है। वर्षा बर्मन किस खेल से संबंधित है? शूटिंग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए अगला प्रश्न आप लोगों का है, कौन सा स्मारक श्योपुर जिले में स्थित है? महाराजा नरसिंह महल, गौरी सोमनाथ, राजवाड़ा महल और लालबाग पैलेस। इनमें से कौन सा स्मारक श्योपुर जिले में स्थित है? चलिए बताइए, फटाफट बताएं भैया। क्या पूछा जा रहा है? कौन सा स्मारक श्योपुर जिले में स्थित है? तो इसका सही आंसर बताना है आप लोगों को। पहला है आप लोगों को महाराजा नरसिंह महल है, गौरी सोमनाथ मंदिर है, राजवाड़ा महल है, लालबाग पैलेस है। तो इसका आंसर है आप लोगों का महाराजा नरसिंह महल। राजवाड़ा महल और लालबाग पैलेस ये इंदौर के अंतर्गत आते हैं। एक क्वेश्चन कल जब मैंने करवाया था आप लोगों का, उसमें लालबाग पैलेस से संबंधित सारे फैक्ट मैंने कवर करवाए हैं। चाहे तो आप इसके पहले वाला जो सेट मैंने आप लोगों को लगवाया था उसमें आप जरूर से जाके देखें। उसमें बहुत सारी डिटेल मैंने लालबाग पैलेस से संबंधित बताई थी, है ना। और इसका जो आंसर है आप लोगों का कौन सा है? श्योपुर जिले में स्थित है। तो भाई महाराजा नरसिंह जो महल है, जो स्मारक है, वो आपका श्योपुर जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन, नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? नर्मदा नदी की अभी हमने चर्चा की है। नर्मदा नदी निकलती है आप लोगों की अमरकंटक डिस्ट्रिक्ट से, अनूपपुर के अमरकंटक से निकलती है। और जो है इसकी टोटल लेंथ है 13-12, एमपी में 1077 बहती है। खुशियों की नदी से कहा जाता है, जीवित नदी का दर्जा दिया गया है। अन्य नाम में है आप लोगों का रेवा, मेकलसुता, नमोदास। ये भी आप लोगों के फैक्ट आप लोगों को याद रखना। चलिए अगला क्वेश्चन फटाफट देखो। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में रावण की पत्नी का गृह नगर माना जाता है। मध्य प्रदेश में ऐसा कौन सा शहर है जिसे रावण की पत्नी का गृह जिला माना जाता है? मंदोदरी जो थी ना, वो यहीं से थी। मंदोदरी जो थी ना रावण की पत्नी, वो मध्य प्रदेश से ही थी। ठीक है, चलो मध्य प्रदेश में रावण की पत्नी का गृह जिला माना जाता है। सबसे पहला ऑप्शन है आप लोगों को मुरैना, दूसरा क्वेश्चन है आप लोगों का सतना, दूसरा ऑप्शन है सतना, तीसरा झाबुआ है, चौथा है मंदसौर। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों का। रावण की जो पत्नी थी वो कहाँ से थी? बेटा लगाओ, इसका आंसर लगाएं। इसका आंसर है आप लोगों का सही मंदसौर। मंदसौर इसका आंसर सही है, याद रखना। जो रावण की पत्नी का जो गृह नगर था वो आप लोगों का मंदसौर था।
मुरैना की अगर अपन बात करें तो मुरैना को भाई बहुत अत्यधिक मोर यहाँ पर पाए जाते हैं, इसलिए इसका नाम मुरैना रखा गया था। सतना का आप लोगों को बताया था, माँ शारदा भवानी का मंदिर है यहाँ पर। झाबुआ की अगर अपन बात करें तो यहाँ पर एक फेमस मुर्गी की प्रजाति पाई जाती है कड़कनाथ, जिसे अभी हाल ही में क्या मिला था, जीआई टैग मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया गया था। और इस मुर्गे की जो खास बात यह है कि बहुत इसकी जो लेंथ होती है बहुत बड़ी होती है और इसमें काले कलर का खून पाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से मध्य प्रदेश के किस स्थान पर पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यात्रा की थी? चलिए बताइए, फटाफट बताओ भैया। निम्नलिखित में से, इन चारों में से, निम्नलिखित में से एमपी के किस स्थान पर पांडवों ने अपने वनवास के दौरान यात्रा की थी? देखो यात्रा तो कई जगह की थी, लेकिन हमसे इन चारों में से पूछ रहा है। फटाफट फटाफट बताएं भैया, इसका आंसर क्या होगा? फटाफट बताओ इसका आंसर। सिंगरौली है, सांची है, सीधी है और पंचमढ़ी है। फटाफट बताएं भैया। ये व्यापम ने पूछा है आंसर, और व्यापम क्या बता रहा है इसका आंसर, वो आप लोगों को मैं बताने वाला हूं। व्यापम ने जब ये क्वेश्चन पूछा था तो इसका आंसर दिया गया था पचमढ़ी। याद रखना, ये क्वेश्चन आता है तो ये वाला ऑप्शन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ठीक है। सिंगरौली की अगर अपन बात करें भाई, सिंगरौली जो है इसे ऊर्जा राजधानी के नाम से जाना जाता है। ऊर्जा राजधानी, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सी? सिंगरौली। सांची जो है एक पुरातात्विक स्थल है जिसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था 1989 में। विश्व धरोहर सूची में से कब शामिल किया गया था? 1989 में शामिल किया गया था, जबकि खजुराहो को 1986 में शामिल किया गया था। खजुराहो को 1980 शामिल में किया गया था, और भीमबेटका जो हमारा उसको 2003 में शामिल किया गया था। भीमबेटका, ठीक है, ये 2003 में शामिल किया गया। तो विश्व धरोहर सूची में ये 3 नाम आते हैं आप लोगों का, कौन कौन सा आता है अभी? 1989 में सांची को शामिल किया गया था, खजुराहो को 86 में शामिल किया गया था, 1886 में, और 2002 में भीमबेटका को शामिल किया गया था। तो ये क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में बनते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट बताएं भैया। बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में कहां पर है? इजी प्रश्न है, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य, फटाफट लगाओ, फटाफट लगाइए भैया। बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य की बात की जा रही है। पहला ऑप्शन है आप लोगों का शिवपुरी, दूसरा है होशंगाबाद, उमरिया या मंडला। चलिए, अधिकतर लोगों को इसका आंसर पता है भैया। इसका आंसर है आप लोगों का होशंगाबाद। होशंगाबाद में आप लोगों का बोरी वन्य जीव अभ्यारण्य पड़ता है। शिवपुरी में कौन सा पड़ता है? शिवपुरी में आपका माधव राष्ट्रीय उद्यान पड़ता है। माधव राष्ट्रीय उद्यान शिवपुरी डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। ठीक है, इसकी खास बात है यहाँ पर जॉर्ज केशल भवन है। जॉर्ज केशल भवन आपसे पूछेगा तो इसी के अंतर्गत आता है आप लोगों का। जॉर्ज केशल भवन शिवपुरी में माधव राष्ट्रीय उद्यान के अंतर्गत आता है, ये याद रखना है। उमरिया में कौन सा? उमरिया में एक बहुत फेमस आप लोगों का राष्ट्रीय उद्यान है जिसे हम बांधवगढ़ के नाम से जानते हैं। बांधवगढ़, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, ये आपका पड़ता है उमरिया डिस्ट्रिक्ट में। कहाँ पर आता है आपका? उमरिया डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत। ये एक ऐसा राष्ट्रीय उद्यान है जो कि 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। 32 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। सर्वाधिक बाघों का घनत्व, सर्वाधिक बाघों का घनत्व जो आप लोगों का है वो यहीं मिलता है। उमरिया जो है आप लोगों का बांधवगढ़ के अंतर्गत आता है। सॉरी, जो बांधवगढ़ है वो उमरिया डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है आप लोगों का। बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान 32 पहाड़ियों से घिरा है। सर्वाधिक बाघों का घनत्व है। प्रति 8 किलोमीटर की डिस्टेंस में एक बाघ आप लोगों को देखने को मिलेगा। भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा, भगवान विष्णु की लेटी हुई प्रतिमा कहाँ पर है? तो वो भी आप लोगों के बांधवगढ़ डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत, सॉरी बांधवगढ़ नेशनल पार्क के अंतर्गत है। ये क्वेश्चन आप लोगों से बहुत बार पूछे जाते हैं, ये याद रखना है आप लोगों को। मैं इसलिए आप लोगों को अदर फैक्ट जो है कंप्लीट कराते हुए चलता हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के जो क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए आता हूँ वो क्वांटिटी तो ठीक ही है, लेकिन एक प्रश्न से आपके कई प्रश्न कवर हो जाते हैं।
तो ये जो सेशन है आप लोगों का ये बहुत इंफॉर्मेटिव रहेगा आप लोगों के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के जो है किस कवि ने चलो दिलदार चलो गीत के बोल लिखे हैं? चलिए बताइए, मध्य प्रदेश के किस कवि ने चलो दिलदार चलो गीत के बोल लिखे हैं? समीर अंजान ने लिखे हैं, मलिक एमडी ने लिखे हैं, कैफ भोपाली ने लिखे हैं, या फिर चंचू ने लिखे हैं? चंचू देख लो, चंचू आधुनिक और पुरातन दोनों ही आप लोगों के ज़माने के नाम मुझे लग रहे हैं। चंचू आज भी आप लोगों को देखने को मिलेगा, और चंचू बहुत पहले भी बहुत सुना जाता था। गांव में कई बार चंचू चंचू नाम सुनाई देते थे, बच्चों के नाम जो है ना चंचू रख दिया करते थे लोग, है ना। मध्य प्रदेश के किस कवि ने चलो दिलदार चलो गीत के बोल लिखे हैं? चलिए, तो इसका आंसर मेरे दोस्तों कैफ भोपाली द्वारा इसके जो है गीत लिख के बोल जो है आप लोगों के लिखे गए। देखो बहुत सारी फेमस हस्तियां हैं हमारे मध्य प्रदेश में जो आज विश्व में अपना नाम रोशन कर चुकी हैं, चाहे वो मध्य प्रदेश की पार्श्व गायिका पलक मुछाल हो, या फिर जो हमारे किशोर कुमार हों, या फिर लता मंगेशकर हों, या फिर राहुल द्रविड़ रहे हों, या फिर आप लोगों का जो है अभी हाल ही में क्रिकेट जगत में अपना नाम कमाने वाले वेंकटेशन अय्यर रहे हों। ये सारे सबसे फेमस सलमान खान का जन्म भी इंदौर में ही हुआ है। ये आप लोग देखेंगे तो ऐसी फेमस हस्तियां हैं जिन्होंने वैश्विक रूप पर अपना नाम कमाया है, जो कि मध्य प्रदेश से आते हैं। राजनीतिक जगत में भी हम बात करें तो कैलाश विजयवर्गीय हैं, दिग्विजय सिंह हैं, ये सब मध्य प्रदेश की हस्तियां हैं जिन्होंने वैश्विक रूप में दुनिया में नाम कमाया है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। चलिए तो फिर आगे है तानसेन संगीत समारोह कहाँ आयोजित करवाया गया? तानसेन संगीत समारोह कहाँ आयोजित करवाया जाता है? तानसेन संगीत समारोह, चलिए लगाइए, ग्वालियर में, भोपाल में, इंदौर में, महर, सतना में, फटाफट लगाएं इसका आंसर। तानसेन संगीत समारोह सभी लोगों को पता है, ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को पता होगा। ग्वालियर में तानसेन संगीत समारोह जो है आयोजित करवाया जाता है। ठीक है, ये आप लोगों को आज के क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ कि ये सेशन आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा, और उम्मीद भी ये करता हूँ कि सेशन को आप ज़रूर से लाइक भी करेंगे और शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ में, है ना। देखो इस सेशन के अंतर्गत एक ही क्वेश्चन से मैं बहुत सारे क्वेश्चन के जो एक ही क्वेश्चन के अंतर्गत मैं कई सारे फैक्ट आप लोगों को कवर करवाता हूँ। रिलेटेड ऑप्शन से भी जो फैक्ट निकल के आते हैं वो भी आप लोगों को कवर करवाए जाते हैं। ये बहुत इंफॉर्मेटिव जानकारी है, और मुझे पता है कि आने वाली एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आप लोगों को देखने को मिलेंगे। और इससे खास बात क्या हो सकती है कि संपूर्ण एकेडमी पे सारी क्लासें फ्री ऑफ कॉस्ट चल रही हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, किसी भी तरीके का पेड कार्यक्रम अभी तो फिलहाल नहीं चलाया जा रहा है ना। और ये सेशन आप जरूर से ज़रूर लाइक करें, और संपूर्ण एकेडमी के यूट्यूब चैनल को जरूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। हिंदी की क्लासेस MPSI के लिए आज या कल में स्टार्ट होने वाली है, जहाँ पर मैं बेसिक से एकदम जीरो लेवल से आप लोगों को क्वेश्चन करवाऊँगा। ठीक है, तो फिर मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट सेशन में। कल की तरफ जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें बात करेंगे अलग प्रैक्टिस सेट पर। तब तक के लिए जय हिंद और धन्यवाद।